जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो पांड्य राज्य है, इन पांड्य राज्य के जो शासक है, राजवंश, इनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज नंबर 70 है। इसी के साथ यह हमारी जो संगम साहित्य संगम युग पर, यह पार्ट नंबर हमारा 3 है। इससे पहले जो दूसरा पार्ट था संगम युग पर, उसमें हमने देखा था कि जो जो चोल राज्य था, उन चोल राजवंश के बारे में देखा था। यह हमारा कंप्लीटली रहेगा पांड्य राजवंश के बारे में। अब हम देखें, अब हम देखें कि जो पांड्य राजवंश है, ये पांड्य राजवंश भारत के सुदूर दक्षिणी भाग पर स्थित था। सुदूर दक्षिणी भाग यानी कि जो भारत है, इस भारत के सबसे दक्षिणी भाग पर स्थित था, है ना। इस पांड्य राज्य की जानकारी हमको जो सिकंदर था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, अब जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जो कि मौर्य साम्राज्य में अपना जो कि एक राजदूत भेजता है, जिसका नाम जो कि मेगस्थनीज है। इस मेगस्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम इंडिका। इस इंडिका में हमको जो पांड्य राज्य, इस पांड्य राज्य के कुछ जानकारी देखने को सर्वप्रथम मिलती है ना। अब देखें कि जो ये पांड्य राज्य है, भारत के सबसे दक्षिणी या कहेंगे सुदूर दक्षिण में स्थित है, जिसके इस पांड्य राज्य है, इस पांड्य राज्य जो कि आज का हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य, जो कि पांड्य राज्य के अंदर हुआ करता था। आज का तमिलनाडु जो राज्य है, वो उस समय पांड्य राज्य हुआ करता था, ऐसा हम कह सकते हैं। जो पांड्य राज्य है, इस पांड्य राज्य के उत्तर में जो कि एक राजवंश समयकालीन हुआ था, समयकालीन जो राजवंश था उसका नाम था चोल राजवंश। और जो पांड्य राज्य है, इस पांड्य राज्य के जो पश्चिमी भाग पर, पांड्य राज्य के पश्चिमी भाग पर जो राजवंश हुआ करता था उसका नाम था, पश्चिमी भाग पर जो राजवंश हुआ करता था उसका नाम है चेर राजवंश, जो कि आज केरल में था। चेर राजवंश, पश्चिमी भाग पर जो चेर राजवंश हुआ करता था, उत्तरी भाग में जो कि चोल राजवंश हुआ करता था। पांड्य राजवंश जो कि आज का हम कह सकते हैं तमिलनाडु राज्य में था। अब देखिए कि जो पांड्य राज्य है, इस पांड्य राज्य की पूर्वी और दक्षिणी सीमा जो कि अरब सागर से नहीं, जो बंगाल की खाड़ी से लगती थी। पूर्वी और दक्षिणी सीमा जो कि बंगाल की खाड़ी से लगती थी। अब ये समुद्र होने के कारण यहाँ से व्यापार दूर दूर तक किया जाता था, जलीय मार्ग के द्वारा या कहीं समुद्री मार्ग के द्वारा। इस पांड्य राज्य से व्यापार दूर दूर तक किया जाता है, जिसके कारण जो कि पांड्य राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। अब देखिए कि जो पांड्य राज्य है, जो हमारे पांड्य राज्य है, इस पांड्य राज्य जो कि सबसे दक्षिण भाग में था। अब इसकी राजधानी है, पांड्य जो राज्य है, इस पांड्य राज्य की अलग अलग राजधानी होती है। तो देखेंगे कि जो पांड्य राज्य है, इस पांड्य राज्य की जो पहली जो राजधानी होती है या कहें कि आरंभिक जो राजधानी होती है, प्रथम जो राजधानी होती है, उसका नाम है कोरकई इस पांड्य राज्य की प्रथम राजधानी होती है। कोरकई पांड्य राज्य की प्रथम राजधानी होती है। अब जो कोरकई जो इसकी राजधानी थी, इसकी जो प्रथम राजधानी थी, ये एक बंदरगाह के रूप में थी। बंदरगाह यानी कि यहाँ से जो कि सामान चढ़ाया जाता था, उतरा जाता था, यानी कि व्यापार किया जाता था। इस कोरकोई को एक बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी कि व्यापार यहाँ से किया जाता था। इसके बाद में कुछ समय बाद में जो कि पांड्य राज्य की जो अलग राजधानी बनती है, जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम है मदुरई, जो कि यहाँ पर है मदुरई पांड्य राज्य में, जो कि ये राजधानी बनती है। इसका नाम है पांड्य राज्य की जो दूसरी राजधानी है, उसको हम कह सकते हैं कि मदुरई पांड्य राज्य की दूसरी राजधानी बनती है। अब देखिए कि जो पांड्य राज्य है, इन पांड्य राज्य का जो राज चिन्ह था, या कहेंगे पांड्य राजाओं को जो राज चिन्ह था, या कहेंगे जो पांड्य राजवंश है, इस पांड्य राजवंश का जो राज चिन्ह था, ये मछली थी, यानी कि फिश, मछली पांड्य राजाओं का राज चिन्ह थी, जैसे कि भारत का राज चिन्ह है ना। ठीक उसी प्रकार जो कि पांड्य राजाओं के जो कि राज चिन्ह हुआ करता था, जिसका नाम मछली थी, मछली का चिन्ह अंकित था। अब देखिए कि जो पांड्य राज्य है, इस पांड्य राज्य की जो शासकों के बारे में, तो यहाँ पर जो कि पांड्य राज्य के जो शासक हुए उनके बारे में देखें तो पांड्य राज्य का जो प्रथम शासक होता है ना, जो कि पहला शासक होता है, जिसका नाम है नेडियोन पांड्य राजवंश का प्रथम शासक होता है नेडियोन। अब इस नेडियोन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, इस नेडियोन जो प्रथम शासक था, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि लंबे कद वाला व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं इसका जो शाब्दिक अर्थ लंबे कद वाला व्यक्ति होता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो कद के लंबा हुआ करता होगा। तो जो पांड्य जो राजवंश है, इसका प्रथम शासक नेडियोन होता है, जिसका अर्थ होता है कि लंबे कद वाला व्यक्ति। अब जो ये नेडियोन है, इस नेडियोन ने
नेडियोन ने जो कि इस अपने पांड्य राज्य में जो कि समुद्र की पूजा करना आरंभ की, समुद्र की पूजा करना आरंभ की। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इसने आरंभ की, क्योंकि हमारे जो कि प्राचीन समय से ही जो कि जल की पूजा की जाती थी, जिसमें नदियाँ भी शामिल थी, साथ ही समुद्र बाकी पूजा की जाती थी। जिस प्रकार कह सकते हैं कि जब रामायण काल में जो भगवान श्री राम जो कि समुद्र की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो ये राजा है, इसी राजा ने जो कि समुद्र की पूजा की। लेकिन इस समय जो कि समुद्र की पांड्य राज्य में जो कि पूजा आरंभ की, वो आरंभ करने वाला नेडियोन था। और इस नेडियोन ने समुद्र की पूजा को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया, कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। जैसे कि आज के जो धार्मिक स्थल अधिकतर जो कि नदियों के किनारे हैं, है ना, लेकिन उस समय जो कि इसने अपने जो कि समुद्र का जो किनारा था, जो कि समुद्र की पूजा करना इसने आरंभ किया, या कहीं इसने बढ़ावा दिया। इसके बाद में जो पांड्य राज्य का, इसके बाद में जो शासक बनता है, पांड्य राज्य का जो शासक बनता है, उसका नाम है पल्लाई मुट्टुकुडमी। पल्लाई मुट्टुकुडमी दूसरा शासक बनता है पाल वंश का, जिसका नाम पल्लाई मुट्टुकुडकी। अब ये पल्लाई मुट्टुकुडकी है ना, जो कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि यज्ञ कराने वाला, यज्ञ। अभी से जो ये राजा था, इस राजा ने अनेक यज्ञ किए, इस राजा ने अनेक यज्ञ किए। इसी के साथ ही इस राजा ने एक उपाधि धारण कर रखी थी, जिसका नाम है पलसाली। इसे पल्लाई मुट्टुकुडमी ने एक उपाधि धारण कर रखी थी, जिसका नाम है पलसाली। एक उपाधि इसने धारण कर रखी थी। इस पलसाली उपाधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है अनेक यज्ञ बनवाने वाला। तो ये जो कि ये राजा था, इसने एक अपनी उपाधि धारण कर रखी थी, जिसका नाम था पलसाले का जो कहें इसका अर्थ होता है अनेक यज्ञ बनाने वाला। तो कहीं ना कहीं इसने अनेक यज्ञ करवाए थे। इसके बाद में जो तीसरा शासक हमारे जो पांड्य राज्य का बनता है, उसको जो कि अत्यंत प्रसिद्ध शासक होता है, या कहेंगे इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा होता है, या कहेंगे सबसे प्रसिद्ध शासक हमारा जो कि तीसरा नंबर का होता है, जिसका नाम है नेडुजेलियन, जो कि पांड्य शासन का जो कि तीसरा राजा बनता है, नेडुजेलियन। अब ये नेडुजेलियन जो कि पांड्य राजवंश का सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। ये नेडुजेलियन जो कि सबसे शक्तिशाली शासक इस वंश का माना जाता है। साथ ही जो ये नेडुजेलियन है, जो ये शासक बना, तो ये शासक युवा अवस्था में बन गया था, जैसे हमारी उम्र है ना, ठीक इसी प्रकार कम उम्र में ही ये नेडुजेलियन जो कि शासक बन गया था। अब इसने इसके समय क्या थे कि कुछ 5 छोटे जो सामंत थे, यानी कि जो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 बड़े राज्य थे, जिसके नाम चेल, चोल, पांड्य राज्य थे। लेकिन साथ ही इनके अड़ोस पड़ोस में छोटे राज्य भी हुआ करते थे। तो जो कि 5 छोटे सामंत थे, इन्होंने मिलकर इस नेडुजेलियन का विरोध किया। अब इसके साथ ही विरोध करते ये है ना, जो कि इस पांड्य राज्य की सीमा के अंदर आ गए, बहुत अंदर तक आ गए इसको हराने के लिए, है ना। पांड्य राज्य की बहुत सीमा के अंदर आ गए। लेकिन जो ये शासक था नेडुजेलियन, इस नेडुजेलियन ने इनको फिर से खदेड़ दिया, और जो चेर जो राज्य है, इस चेर राज्य की सीमा तक इनको खदेड़ कर ले गया। फिर यहाँ पर जाने के बाद में लगभग 290 ईस्वी में यहाँ पर 290 ईस्वी में यहाँ पर तलेयालगानम नामक यहाँ पर एक इनके मध्य एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसका नाम है तलेयालगानम, जो कि जो कि लगभग 290 ईस्वी में यहाँ पर एक प्रसिद्ध युद्ध होता है। एक तो नेडुजेलियन के मध्य, साथ ही जो अन्य शासक थे इनके मध्य। अब इसके अंदर जो इसने नेडुजेलियन ने चेर वंश का एक राजा था, जिसका नाम है सेय। चेर वंश का राजा था। इस चेर वंश के राजा यानी कि जो तलेयालगानम जो युद्ध होता है, इसमें जीत नेडुजेलियन की होती है ना। साथ ही जीत के बाद में एक चेर राजा जिसका नाम है सेय। इस सेय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है हाथी की आंख वाला। जो ये राजा था, ये राजा था। इस युद्ध में तलेयालगानम जो युद्ध होता है, इसके अंदर एक चेर राजा जिसका नाम है सेय, इस सेय को बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर जो यहाँ पर पांड्य राज्य की जो जेल है, इस जेल के अंदर कैद कर देता है।
जेल के अंदर कैद कर देता है। अब इसके बाद में कि जो ये राजा था नेडुजोलियन, इस नेडुजोलियन के जो कि राज दरबार में जो कि एक प्रसिद्ध महान कवि होता था जिसका नाम था नक्कीर एक महान कवि हुआ करता था, इसके दरबार में रहता था। साथ ही एक जो कि एक क्या कहें एक ग्रंथ है या कहेंगे एक कहानी है जिसका नाम है सिल्ला एक कहानी है जिसका नाम है शिलापादिकारम एक कहानी है। इस कहानी के अंदर जो नायक है उसका नायक है कोवलन, एक नायक होता है कोवलन नायक है। इस कोवलन जो ये नायक है, इस कोवलन नायक की मृत्यु, इस कोवलन नायक को जो ये राजा है नेडुजेलियम मृत्यु दंड दे देता है। मृत्युदंड देने के बाद में जो कोवलन है इसकी पत्नी जो कि तपस्या करती है, बहुत भयंकर तपस्या करती है ना, तपस्या करती है। अब ये कोवलन है, इस कोवलन की पत्नी जिसका नाम है कन्नगी जो कि तपस्या करती है। तपस्या करने के बाद में अपने पति की मृत्युदंड के बदला लेने के लिए ये पत्नी कन्नगी जो कि पांड्य राज्य को जला देती है। ऐसी कहानी है। बाद के कुछ समय में जो ये पत्नी थी कन्नगी, इस कन्नगी को देवी के रूप में माना जाने लगा दक्षिण भारत में, और इसकी आज भी पूजा हमको दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। जैसे कि उत्तरी भारत में जैसे भगवान है ना, जैसे उत्तरी भारत के जो भगवान है जैसे विष्णु शिव वगैरह, इसी प्रकार दक्षिण भारत में जो कि कन्नगी है, इस कन्नगी की पूजा की जाती है और इसको पत्नी पूजा कहा जाता है। अब जो पांड्य राज्य का जो अंतिम छोटे मोटे राजा और हुए लेकिन वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, या कहेंगे वो अयोग्य शासक थे। जो कि पांड्य राज्य का जो कि अंतिम शासक होता है जिसका नाम है नील कवोडन जो कि अंतिम शासक इस वंश का होता है। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि जो पांड्य राज्य है इससे अधिक जानकारी हमारे इतिहासकार को नहीं मिलती है, या कहें कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया इसकी जानकारी भी हमारे इतिहासकार को नहीं मिलती है ना। तो अब हम जो अगली सीरीज के अंदर देखेंगे कि जो संगम काल है, इस संगम काल के अंदर कि यहाँ पर चेल चोल पांड्य राज्य में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पर समाज किस प्रकार का था, यहाँ पर धर्म किस प्रकार था, यहाँ पर किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, इनको देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो हमने देखा ये सभी इस वीडियो को डिस्कस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर ये सभी नोट्स के रूप में मिल जाएगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद। कैसा लगा बताना।